बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस नाम ही बता रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो जो प्रोसेस होता है जिससे गैमेट बनते हैं। अब गैमेट क्या है, हमने देखा था कि हाँ, अगर मेल की बात करें तो वहां पे स्पर्म है गैमेट, एंड अगर फीमेल की बात करें तो वहां पे गैमेट है ओवा, ओवम, एग, राइट। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल, हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, है ना। हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, नेचर क्या होता है गैमेट्स का, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं ना इन नेचर। सो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली द process of formation of haploid gamete, है ना। किससे बनता है, from diploid germ cell, from diploid germ cell is called gametogenesis, is called gametogenesis। ठीक है बच्चों, जो प्रोसेस है क्या बनना, हैप्लॉइड गैमेट सेल्स फ्रॉम जर्म, डिप्लॉइड जर्म सेल्स। जर्म सेल्स डिप्लॉइड होती है, 2n कंडीशन का होता है, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं बेटा वो हैप्लॉइड होते हैं, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो बच्चों ह्यूमन बींग के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास 46 पेयर है कि 23 पेयर है, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम, ऐसे बोलते हैं ना। क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर। ये सबको ही पता होगा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग के पास बच्चों क्या है, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स है ना। ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम्स है। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन की बात हुई बच्चों, ये किसकी बात हुई, डिप्लॉइड कंडीशन की। अब हैप्लॉइड की बात करें तो क्या होगा, जो ये 46 है दैट विल बिकम 23 एंड 23, है ना। मतलब जो 46 है वो डिप्लॉइड है एंड वो 23 और 23 में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो उससे बेसिकली हम हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। ओके, तो गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एंड बच्चों हमारी बॉडी में केवल जर्म सेल्स ही ऐसे सेल्स है जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसमें मियोसिस होगा। सी इफ वी रिकॉल अबाउट 11th, तो हमें पता है सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या आता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है ना, उसमें माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, 46 का 46 ही रहेगा। कहाँ होता है बेटा माइटोसिस, हमारा जो हेयर्स बढ़ रहा है माइटोसिस हो रहा है, नेल्स बढ़ रहे हैं माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। देन कुछ भी रिपेयरिंग हो रही है बॉडी में तो माइटोसिस हो रहा है। तो हर जगह हमारी बॉडी में माइटोसिस ही होता है। अब मियोसिस कहाँ होता है हमारी बॉडी में, मियोसिस सिर्फ गोनाड्स में होता है, ठीक है, गोनाड्स में होता है, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो गोनाड्स ऐसे ऑर्गन है बच्चों हमारी बॉडी में, गोनाड्स ऐसे ऑर्गन है बच्चों हमारी बॉडी में जहां पे क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है एंड मियोसिस सेल डिवीजन से ही गैमेट बनेगा। जब जो जर्म सेल्स है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा तभी बेटा क्या होगा, जब जर्म सेल में मियोसिस होगा तभी आपके हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। आ गई बात समझ में। तो ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर याद कर लीजिएगा जिनको नहीं पता, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है या 23 पेयर है एंड दिस इज डिप्लॉइड, फाइन। और ये जो मैंने आपको बताया ये हैप्लॉइड, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्दर और मियोसिस होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस बेटा दो स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, जो मियोसिस 1 होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस के दो फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है, समझ में आया। तो हमें एक सेल से बेसिकली 4 सेल्स मिलेंगे।
इतना क्लियर है सबको हम क्या पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस में? ओके सो बेटा जो स्पर्म बनता है, स्पर्म गैमेट बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड जो फीमेल में ओवा बनेगा दैट इज नोन एज oogenesis. ठीक है? ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा आपने टेक्स्ट बुक में ये देखा होगा, ठीक है? आप सबने ये देख रखा है, टेक्स्ट बुक में आपका गिवन है ये वाला डायग्राम. तो एक स्पर्मेटोगोनिया वर्ड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, देन स्पर्मेटिड है, एंड देन स्पर्मेटोजोआ है. ठीक है, ये टर्म्स है. और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एट प्यूबर्टी. सबका मतलब मैं समझाऊंगी, डोंट वरी. और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दे रखा है कि हाँ 46 होता है, दैट इज डिप्लॉयड, और किस तरह से वो आपका हैप्लॉयड हो चुका है. फाइन. सो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस वर्ड बेटा जहां पे भी आए मतलब सिंथेसिस, कुछ बन रहा है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म का नेचर क्या है? हैप्लॉयड है. अब पहला क्वेश्चन, कहां बनता है और कब बनना स्टार्ट होता है, कब तक बनता है ना? ये सब सवाल है हमारे पास. तो कहां बनता है? वी नो. कहां बनेगा बेटा? ये बनता है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बच्चों आप मेरा मेल वीप्रो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि कहाँ बनता है. वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है ना? जो जिन्होंने मेरे साथ टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा है उनको पता होगा कि जो टेस्टिस है वो डिवाइडेड है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, है ना? कंपार्टमेंट्स है, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका बेसिकली ये प्रोसेस होता है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि वो विच इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? ठीक है भाई, हमें पता है टेस्टिस में होगा, बट कहाँ एग्जैक्ट, कहाँ पे होगा? तो एग्जैक्ट जो साइट है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एग्जैक्ट जो साइट है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्लियर? ओके. दूसरा सवाल था मेरे पास, कब स्टार्ट होगा? तो बेटा वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे. ठीक है, व्हेन अ बॉय रीचेस प्यूबर्टी एज, ठीक है, 13 14 जो भी प्यूबर्टी एज उसका स्टार्ट होगा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना? स्टार्ट कब होगा? प्यूबर्टी एज पे. कब एंड होता है? तो बेटा जैसे फीमेल्स में हम बात करते हैं मीनोपॉज आता है ना, एट द एज ऑफ 50 55 ऐसे मीनोपॉज आता है फीमेल्स में. लेकिन यहाँ पे कोई एंड ऐसे नहीं है. जैसे 70 80 इयर्स के ओल्ड मैन में भी स्पर्म बनता है. ठीक है, तो काफी मतलब ये चलता रहता है, मतलब एंड नहीं होता. प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है एंड स्पर्म देन बनते रहता है. ठीक है, थ्रू आउट लाइफ स्पर्म बनते रहता है. समझ में आया? ओके. सो ये वाला चार्ट मैं आपको अच्छे से समझा रही हूं अभी, है ना? बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है दैट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, क्या शेप का होता है? क्यूबॉइडल, है ना? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, याद रखना ये चीज. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बेटा इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइड शेप के होते हैं, है ना? अब उनमें से क्या बन जाते हैं? आपके कुछ सेल्स बन जाते हैं जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम. क्या बन गया बेटा? स्पर्मेटोगोनियम. मतलब जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम. इन्हें हम स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं.
ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे एंड जो इनका नेचर होगा क्या होगा, दे विल बी प्लॉइडी लेवल की बात करूं, नेचर से मेरा कहने का मतलब है प्लॉइडी, तो दे विल बी डिप्लॉयड, क्या होंगे ये लोग, डिप्लॉयड ही होंगे, ठीक है, दिस विल बी डिप्लॉयड, है ना, स्पर्मेटोगोनियम बना एंड क्या नेचर होगा, प्लॉइडी लेवल, दिस विल बी डिप्लॉयड, ओके। तो बेसिकली हम अभी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको बेसिकली अपने दो में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी रहेगा आपके लिए समझना। इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपके पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा आप करेंगे इसमें स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा आप क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहला हम करेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा हम करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अपने 3 फेजेस होंगे, ठीक है। पहला होगा मल्टीप्लिकेटिव फेज, पहला क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा होगा बच्चों ग्रोथ फेज, दूसरा होगा ग्रोथ फेज एंड तीसरा होगा मैच्यूरेशन फेज, थर्ड वन विल बी मैच्यूरेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूं, अब मैं आपको बताने वाली हूं वो है मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो क्या हुआ, जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स बने स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो सेल्स है इनमें क्या होगा, इनमें माइटोसिस होगा बच्चों, ठीक है, इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, इनमें माइटोसिस होगा। और माइटोसिस कर करके ये क्या करेंगे, माइटोसिस कर करके ये और स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे। यस, फॉर एग्जाम्पल सी 2n है ना, तो यहाँ पे और आपके ऐसे 2n बन गए, ठीक है, यू कैन इमेजिन, हाँ ऐसे आपके 2n बन गए। अब क्या होगा, मतलब डिप्लॉयड है ये, है ना। अब क्या होगा बेटा, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम क्या करेंगे बेटा, इनटेक ऑफ फूड करेंगे, थोड़ा साइज इनका पड़ेगा एंड दे विल बी नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी क्या होगा बेटा, ये भी आपका 2n ही होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n ही होगा। तो बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, तो इन लोगों ने बहुत स्पर्मेटोगोनियम बनाया एंड देन स्पर्मेटोगोनियम का क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन हुआ, आपका ग्रोथ फेज आया एंड वो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चला वो ग्रोथ फेज चला, देन आपका यहाँ पे जो आपका चला वो मल्टीप्लिकेटिव फेज चला, है ना, लिख देती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव फेज चला एंड देन यहाँ पे जो हुआ दैट इज योर ग्रोथ फेज, है ना, ये आपका ग्रोथ फेज चला। इतना क्लियर है, ओके। अब क्या होगा बेटा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें होगा आपका मियोसिस 1, इसमें होगा आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 को अपन रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, मियोसिस 1 और रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, n और n क्या है, ये लोग है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, वापस मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस होगा बच्चों, दिस विल बी मियोसिस 2 एंड दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बनेगा आपके पास, n n n n बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। एंड दिस फेज आपका पूरा इज नोन एज मैच्यूरेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज मैच्यूरेशन फेज। इतना क्लियर है बच्चों?
तो हुआ क्या बेटा, आपका सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम सेल में से कुछ डिवाइड हुए, बन गए स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम जो डिप्लॉयड इन नेचर है उसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। उस माइटोसिस को हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव फेज, है ना, माइटोसिस हो रहा है ना। अब क्या होगा, उनमें से स्पर्मेटोगोनियम में से क्या होगा, समझो एक ने अपना डिफरेंशिएशन किया, मतलब उसकी साइज थोड़ी बड़ी हुई बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड एवरीथिंग, एंड वो जो है आपका सेल that is primary spermatocyte which is diploid of course will undergo maturation phase now, है ना। उसमें क्या होगा, meiosis 1 होगा तो मिलेगा आपको secondary spermatocyte, और फिर meiosis 2 होगा तो आपको मिल जाएगा spermatid। समझ में आया? ये जो पूरा प्रोसेस है this is known as spermatocytogenesis। दिस प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, इस तीनों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो समझो इस वाले को आप कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें देखो माइटोसिस हुआ जा रहा है एंड क्या है, ये सब बेटा डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ, कुछ डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गया, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। डिफरेंशिएशन हुआ मतलब ग्रोथ फेज आया और स्पर्मेटोगोनियम बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कोई डिवीजन तो हुआ ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक में क्या हुआ आपका बेटा, मियोटिक डिवीजन हुआ एंड बन गए आपके 2 स्पर्मेटोसाइट। अब ये क्या होंगे बेटा, ये आपके हैप्लॉइड होंगे इन नेचर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वापस इसमें मियोटिक 2 डिवीजन हुआ, मियोसिस 2 हुआ, दैट इज योर इक्वेशनल डिवीजन एंड आपको 4 स्पर्मेटिड बन गए। ऑफ कोर्स इनका प्लॉइडी लेवल विल बी n। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, दिस इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहां तक आप सबको क्लियर है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? ओके, अब देखो ये तो सेल्स है और स्पर्म तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा तब जाके स्पर्मेटोजोआ हमें मिलेंगे, है ना। स्पर्मेटिड जो मिले हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा तब जाके हमें स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको हम, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज जो कन्वर्जन है ऑफ स्पर्मेटिड, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, है ना, क्योंकि इसके पास तो टेल वेल का है, स्पर्मेटिड के पास कुछ नहीं है ना। टेललेस है भाई, ये तो कुछ नहीं, ना हेड है, ना मिडिल पीस है, ना टेल है, कुछ नहीं है ये सब। तो बेसिकली जो कन्वर्जन होगा स्पर्मेटिड का टू स्पर्मेटोजोआ, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। फाइन, समझ में आ गया ये पूरा आपको अच्छे से? ओके, अब बेटा कुछ इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपको नीट में, तो पहले वो बता देती हूं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे? सोचिए सोचिए, देखिए डायग्राम, और जो आपने बनाया ना अभी मेरे साथ स्पर्मियोजेनेसिस वाला, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, देखिए वो। तब तक मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूं इनटू मोटाइल स्पर्म। देखो ये क्या है आपका, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, इससे ये 2 बने और फिर 1 2 3 4, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्मेटोजोआ मिल जाएंगे।
ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे मुझे 2 स्पर्मेटोजोआ मिल जाएंगे। समझ में आया? क्लियर ये बात? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। अब बच्चों इसके और भी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लाइक इफ यू हैव 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो फिर कितने स्पर्म बनेंगे? तो सिंपल है, 200 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, कितना आएगा? 2 4 8, तो 800 स्पर्मेटोजोआ आपका आंसर आएगा। और अगर ऐसे आ गया कि भाई आपके पास 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो फिर कितने आपके स्पर्म बनेंगे, है ना? तो क्या करना है आपको? 200 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपको 400 स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। बस क्वेश्चन में ध्यान से देखना आपने कि पूछा क्या गया है आपसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछा गया है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 फेजेस क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस के हमारे पास क्या है? 3 फेजेस है। क्या है 3 फेजेस? मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड देन मैच्योरेशन फेज। जो आपका मियोसिस 1 और 2 होगा वो होता है मैच्योरेशन फेज में, है ना? जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें जो माइटोसिस हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। देन स्पर्मेटोगोनिया में डिफरेंशिएशन हुआ, इट बिकेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस 1 होगा तो आपको मिलेगा 2 हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा तो आपको मिलेगा 4 स्पर्मेटिड। ठीक है, फिर जो स्पर्मेटिड है उसका कन्वर्जन होगा स्पर्मेटोजोआ में, तो उसे हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, उसे हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ओके आगे चलें। अब सुनिए बेटा, ये सब कहां हो रहा है? ये सारा जो कार्यक्रम है कहां चल रहा है बेटा? ये सारा कार्यक्रम चल रहा है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, है ना? अब बेटा आपको पता होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ नरिशिंग सेल्स है, नर्व सेल्स, सर्टोली सेल्स है, राइट? तो ये मैं जो ब्लू से बना रही हूं समझिए कौन है आपके, ये आपके सर्टोली सेल है। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? सर्टोली सेल। ठीक है, या नर्व सेल। अब क्या होगा बेटा, जो आपका ये जो पूरा प्रोसेस था स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपका स्पर्मेटिड और फिर आपका स्पर्म, ये स्पर्म बना। अब ये स्पर्म जो है ये नरिशमेंट के लिए कहां जाएगा? इसका जो हेड है, दिस हेड विल गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। The head of the sperm will get embedded in the Sertoli cell for nourishment. ठीक है, for nourishment it will embedded towards the Sertoli cell, है ना? अब उसके बाद nourishment लेकर फिर ये आपके seminiferous tubule से बाहर निकलेगा and this process is called spermiation. This process is called spermiation. जो प्रोसेस है जिससे फिर ये स्पर्म बाहर निकलेगा from seminiferous tubule, this is termed as spermiation. ठीक है बच्चों, देखो spermiogenesis is different, spermiation is different. Spermiogenesis क्या बताया मैंने बच्चों आपको? स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि जो आपका स्पर्मेटिड है उसका कन्वर्जन होना स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड बेटा आपको दिख रहा है क्या है? सेल्स ही तो है। उसका कन्वर्जन होना स्पर्म में इज टर्म्ड एज स्पर्मिएशन। हाँ, स्पर्मिएशन नहीं, उसका कन्वर्जन होना इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उसका कन्वर्जन होना इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड
का कन्वर्जन होना टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर है, इट इज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड जो आपका ये स्पर्म है सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेके फिर जो बाहर आएगा तुरंत फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दिस इज टर्म्ड एज स्पर्मिएशन, दैट इज टर्म्ड एज स्पर्मिएशन। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसमें? तो हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं, सारे वर्ड आपके किससे है, फ्रॉम एस ही है ना। स्टार्ट किया था हमने स्पर्मेटोजेनेसिस से, फिर हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस को दो में डिवाइड कर दिया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस सारे गोले गोले वाली बात है, एंड देन देखा स्पर्मियोजेनेसिस, फिर स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो दोनों है डिप्लॉयड है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड जो क्या है आपका हैप्लॉयड है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बच्चों देख लेना, थोड़े बहुत और भी आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको आ जाएगा, इजी होता है ना। प्राइमरी और स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे सीधा वही पूछते हैं, तो आपको सिंपली इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, प्राइमरी पूछा गया है या सेकेंडरी पूछा गया है, फाइन, ओके। सो बेटा लास्ट बात, स्पर्म बन गए है ना, और स्पर्म फिर क्या होगा, बेसिकली वो पूरा पाथ से ट्रैवल करेगा है ना, एंड इट विल बी इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो बच्चों जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो मतलब बेसिकली सीमेन बनता है ना, पूरा सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट की सिक्रीशन, आने स्पर्मेटोजोआ ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपका सीमेन बनाते हैं, है ना। अब सीमेन जो होता है एक इजैकुलेशन में, वन ejaculation has 2.5 to 3 ml of semen, ठीक है, एक ejaculation में 2.5 to 3 ml सीमेन होता है। एवरेज में ले रही हूँ बेटा मैं, ये है ना, ज्यादा भी हो सकता है, 3.5 4 ऐसा भी हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एवरेज वैल्यू। एंड ऐसा बोला जाता है 1 ml of semen has 100 million स्पर्म, ठीक है, 1 ml ऑफ सीमेन में 1 ml ऑफ सीमेन हैज 100 मिलियन स्पर्म। तो ऐसा होगा कि एक इजैकुलेशन में 1 ejaculation has 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है। One ejaculation will have 200 to 300 million sperm. इसमें से बच्चों सिर्फ 60% आपके हेल्दी स्पर्म होते हैं, ठीक है, विथ प्रॉपर हेड, मिडिल पीस, टेल, विच कैन फर्टिलाइज द ओवम, एंड 40% जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, ये बात याद रखना, मतलब कुछ डिस्टॉर्टेड या कुछ ऐसा हो सकता है, फाइन। तो जो 1 ejaculation में हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली एक ejaculation में 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, उसमें से केवल 60% जो होंगे वो आपके हेल्दी स्पर्म होंगे, ठीक है, 40% कैन बी डिस्टॉर्टेड, ओके, ये बात भी आप याद रखिएगा, फाइन। सो बच्चों अब हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हार्मोनल control of male reproductive system, ओके बच्चों। सो अभी हमने देखा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा कब, प्यूबर्टी स्टार्ट होने पे, है ना। बट बेटा इसमें हॉर्मोन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब किस तरह से प्यूबर्टी पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड सी ये कैसा प्रोसेस है कि हाँ स्पर्म बनते ही रहते हैं, तो बेटा कुछ नेगेटिव फीडबैक भी जाना चाहिए, जिससे जब रिक्वायरमेंट हो तभी बने, नॉट एट ऑल द टाइम। मतलब बेटा आपका जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वहां पे स्पेस भी तो होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली कब वो रुकना है, कब बनना है, ये सब पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म है, ठीक है।
ओके, सो बच्चों हमने ऑलरेडी हॉर्मोन्स का चैप्टर किया है 11th में। तो सबका बॉस कौन है? सबका बॉस है हाइपोथैलेमस, है ना। सबका बॉस है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है बेटा? ब्रेन में लोकेटेड है। ब्रेन में बेटा कहाँ लोकेटेड है हाइपोथैलेमस? आपकी ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, या बोल लीजिए प्रोजेंसिफ्लॉन, मीजेंसिफ्लॉन एंड रोम्बोसिफ्लॉन। अब जो बेटा आपका फोरब्रेन है उसे हम 2 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, है ना, एंड देन आपका आता है डायनसेफ्लॉन, है ना। फोरब्रेन में आता है एक पार्ट डायनसेफ्लॉन। उसके 3 हिस्से हम वापस बनाते हैं, दैट इज थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मतलब फोरब्रेन का डायनसेफ्लॉन का पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? वो वेरियस काइंड ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स सिक्रीट करता है ना। हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स क्या करता है? वो सिक्रीट करता है। समझ में आया? एंड सिक्रीट करके किसको भेजता है? वो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बेटा? इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं एंड पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, है ना। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है उसने कुछ रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट किया एंड कहाँ भेज दिया? वो भेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो उसने क्या रिलीज किया इस केस में? क्योंकि हम ये मेल रीप्रो पढ़ रहे हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वैसे मेल के केस में भी यही होता है, फीमेल के केस में भी यही होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कहाँ भेजा उसने? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ सेल्स है गोनाडोट्रोफ सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? गोनाडोट्रोफ सेल्स। ये गोनाडोट्रोफ सेल्स क्या करेंगे? रिसीव करेंगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोफ्स क्या करेंगे बेटा? रिसीव करेंगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इन टर्न आपका एंटीरियर पिट्यूटरी 2 जगह स्टिमुलेट करेगा, एक एफएसएच और दूसरा एलएच, ठीक है। एफएसएच और एलएच, इतना क्लियर है? बना लेंगे? चलिए लिखते हैं साथ में। स्टार्ट करेंगे कहां से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया बेटा? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। किस पे एक्ट हुआ बेटा? एक्शन हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी पे या एडिनोहाइपोफाइसिस पे। एक्शन हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या हुआ? इन रिटर्न एंटीरियर पिट्यूटरी 2 चीजें बनाएगा। एक वो बनाएगा FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा वो बनाएगा LH और ICSH, ठीक है। इतना क्लियर है? FSH इन रिटर्न क्या करेगा बेटा? FSH इन रिटर्न स्टिमुलेट करेगा किसको? सर्टोली सेल्स को। याद आ गई सर्टोली सेल्स आपको? सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल कहाँ लोकेटेड है बेटा? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है ना, सर्टोली सेल्स। तो FSH स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। इन रिटर्न सर्टोली सेल क्या करेगी बेटा? सर्टोली सेल क्या करेगी इन रिटर्न? सर्टोली सेल will help in the process of spermatogenesis, right? In return ये क्या करेगा? हेल्प करेगा in the process of spermatogenesis, ठीक है। साथ ही साथ सर्टोली सेल क्या करेगा बेटा? साथ ही साथ सर्टोली सेल
एक और हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा बेटा, जब रिक्वायरमेंट नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस का तो ये इनहिबिट करेगा एफएसएच को, नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई एफएसएच मत बन। अब एफएसएच नहीं मिलेगा तो सर्टोली सेल्स आगे काम नहीं करेगी। फाइन, ओके। अब चलते हैं एलएच और आईसीएसएच। एलएच और आईसीएसएच मतलब क्या होता है? एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और आईसीएसएच इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। तो नाम ही बता रहा है एलएच और एलएच, है ना? क्या करेगा एलएच? स्टिमुलेट करेगा किसको? एल से कौन था? इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सी है आपकी? लेडिक सेल, है ना? लेडिक सेल। तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? लेडिक सेल को। बच्चों याद करिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ऐसे हमने बनाए थे ना, और हमने देखा कि इंटरस्टिशियल सेल स्पेस में जो सेल्स है उनका नाम था लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करता है बच्चों? लेडिक सेल क्या करता है? लेडिक सेल बनाता है एक तरह का एंड्रोजन, है ना? दैट इज कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब क्या होगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये भी हेल्प करेगा इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हमें पता है सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को इधर लेकर आएगा एंड कॉन्सेंट्रेट कराएगा स्पर्म को, राइट? तो टेस्टोस्टेरोन इसमें हेल्प करता है। दूसरा बेटा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। तो लिख लेते हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाने में ये हेल्प करता है। समझ में आ गया? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझते हो ना, आपके ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आर्मपिट्स, है ना, प्यूबिक एरिया में, देन जो वॉइस चेंज होता है, मसल्स डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो ये सब में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन ही हेल्प करता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, अगर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया तो वो भी इनिबिशन का काम करता है। एंड वो किसको इनिबिट करेगा? वो इनिबिट करता है आपके एलएच को, ठीक है, एलएच या आईसीएसएच को। साथ ही साथ वो इनिबिट कर सकता है किसको? वो इनिबिट कर सकता है आपके हाइपोथैलेमस को भी। यस, वो जीएनआरएच को भी नेगेटिव फीडबैक देता है ना? वो बेसिकली नहीं, जीएनआरएच नहीं, हाइपोथैलेमस ही आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, वो देखो हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई तू जीएनआरएच मत बना। टेस्टोस्टेरोन सीधा हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है कि भाई तुम जीएनआरएच नहीं बनाओ। आई बस समझ में? क्लियर है इतना? समझ में आया ये पूरा आपको? तो क्या हुआ था? हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड फिर उसने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनाडोट्रोफ सेल्स को स्टिमुलेट किया, जो रिटर्न एफएसएच एंड एलएच बनाएगा। एफएसएच बनाएगा सर्टोली सेल। बच्चों याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है आपका। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा मेल्स में? सर्टोली सेल्स को। एंड सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड साथ ही साथ दे प्रोड्यूस अ हार्मोन इनिबिन जो आपकी नेगेटिव फीडबैक देता है सीधा एफएसएच को। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और आईसीएसएच भी बनाता है जो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को टू प्रोड्यूस दिस एंड्रोजन। एंड एंड्रोजन क्या करेगा बेटा? एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। एंड इसका जब अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है तो सीधा सीधा नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको? एलएच को और हाइपोथैलेमस को। समझ में आ गया? दिस सिंपल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रो सिस्टम, है ना? इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस जब नीड होता है तब चलता है, और जब ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक चला जाता है। फाइन,
थैंक यू।